नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन देहरादून का विशेष कार्यक्रम विज्ञान प्रभा। इसमें आज हम आपको विज्ञान की उस दुनिया में ले चलेंगे जो हमारे दैनिक जीवन की हर वस्तु की मजबूती, टिकाऊपन और उपयोगिता का आधार है। धातु कर्म और पदार्थ विज्ञान हमारे निर्माण कार्यों की मजबूती, विमानों की सुरक्षा, चिकित्सा उपकरणों की विश्वसनीयता और भविष्य की तकनीकों की नींव है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार धातुओं और नवीन पदार्थों पर किया जा रहा अनुसंधान देश की औद्योगिक प्रगति, आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचारों को एक नई दिशा दे रहा है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विनय कुमार तिवारी। डॉक्टर विनय कुमार तिवारी ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से BE 1968 में किया। उसके बाद ME एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से और 1980 में PhD बेल्जियम से आपने की। 42 वर्षों का शिक्षण का आपका विराट अनुभव है और 2005 में आप उत्तरांचल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं और आप विजिटिंग प्रोफेसर रहे इंडो जर्मन प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हैनोवर जर्मनी में। आपका बहुत ही विस्तृत कार्यकाल रहा और इस दौरान कई पुरस्कारों से और हम कहें कि विदेशी पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। तो आज आपकी इस विशेषज्ञता का हम लाभ उठाएंगे और धातु कर्म और मटेरियल साइंस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर विनय कुमार तिवारी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि जो मेटलर्जी है या धातु कर्म है, इससे आम व्यक्ति क्या समझे? बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मेटलर्जी, जिसे हिंदी में धातु कर्म इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी कहा जाता है, ये धातु और एलॉय से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में है। मेटल्स कैटेगरी में तो बहुत मेटल्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं आयरन एंड इट्स एलॉयस डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसके सिवाय मेटलर्जी जो है वो जैसे फेरस मेटलर्जी है, जिस डील विद आयरन एंड इट्स एलॉयस, और इसके सिवाय नॉन फेरस मेटलर्जी में कॉपर, जिंक और इस तरह के टर्म्स मेटल्स यूज़ होते हैं। तो मेटलर्जी जो है वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड वो है। इसको सबसे पहले ओर से एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद मेल्टिंग, रिफाइनिंग और फिर शेपिंग डिफरेंट शेप्स में, जो हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ होते हैं। जी, अब बात करते हैं सामग्री विज्ञान यानी मटेरियल साइंस की। तो उद्योगों में इसकी क्या उपयोगिता है, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। मटेरियल्स जो हैं उसमें मेटल, धातु और नॉन मेटल्स दोनों इंक्लूडेड हैं। मटेरियल्स में मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। इसके सिवाय कंपोजिट मटेरियल्स, जैसे जिसमें नॉन मेटेलिक और मेटेलिक मटेरियल का कम्बिनेशन होता है। तो ये कई तरह के यूज़ होते हैं, जिस डिफरेंट यूजेस के लिए हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल साइंस जो है वो आधुनिक जो हमारे उद्योग हैं उसमें बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल, आप ये देखते हैं कि हर जगह मेटल या उससे रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती हैं, मटेरियल रिलेटेड चीज़ यूज़ होती हैं। हर डेली लाइफ में आप बैठे हैं, ये भी मटेरियल है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप एयर से जा रहे हैं, स्पेस में हर जगह मेटल और इसका मटेरियल्स का यूज़ है। जी, आपने एलॉयस की बात की आरंभ में ही, तो हम जानना चाहेंगे कि जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं और धातु, इसमें प्रमुख अंतर क्या है? मेटल जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, जैसे आयरन प्योर फॉर्म है। एलॉय जैसे स्टील है, ये एलॉय है। आयरन जब मिक्स्ड होता है डिफरेंट मेटल से या नॉन मेटल से, तो उस मिक्सिंग से जो बनता है उसको कहते हैं एलॉय। एलॉय इसलिए बनाया जाता है कि उससे प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं। कुछ उदाहरण देंगे आप? यस, एग्जाम्पल जैसे है, आप आयरन यूज़ करते हैं, जैसे प्योर आयरन जो होता है वो बहुत मैग्नेटिक होता है। इसी तरह स्टील जैसे है, वो डिफरेंट टाइप के स्टील्स हैं। हमारे पूरे दुनिया में डिफरेंट टाइप के स्टील यूज़ किए जाते हैं। हाई टेम्परेचर मटेरियल्स में आता है
लो टेम्परेचर मटेरियल होता है। इसके सिवाय हम उसे स्टील फॉर्म में, स्टील भी जैसे आप स्टेनलेस स्टील कहते हैं, स्टेनलेस स्टील जो है वो अलॉय है विद निकल एंड क्रोमियम। अब डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ निकल और क्रोमियम के होने से वो डिफरेंट टाइप के स्टील्स बनते हैं। स्टील में भी जो है अगर आप लें, वो उसमें कई कैटेगरी हैं। जैसे एक होता है ऑस्टेटिक स्टील जो नॉन मैग्नेटिक है, फेरेटिक स्टील जो सॉफ्ट है काफ़ी, जिसमें मैग्नेट बनते हैं। ऑस्टेटिक स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है। इसी तरह मार्टिनसिटिक स्टील होता है जो बहुत हाई स्ट्रेंथ आती है जिसमें। तो ये इसकी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। अब ये थाउजेंड्स में हैं ये वैराइटीज़। तो इसको जब डिटेल में अगर हम करें तो कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जी, अब जानना चाहेंगे कि किसी धातु की जो हार्डनेस है यानी कठोरता है, और एक टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं तन्यता यानी डक्टिलिटी, इसको कैसे नापा जाता है? अच्छा, दोनों जो है एक तरह से अपोजिट टर्म्स है। जैसे हार्डनेस है वो तो स्क्रैपिंग या उसमें डेंटिंग करते हैं उससे पता लगती है। इसका जैसे मेज़रमेंट भी होता है वो इंडेंटेशन से होता है। एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट होते हैं उनसे इंडेंट करते हैं, जितनी फोर्स लगती है उसे रिलेट करके होता है। जैसे और इसकी स्केल होता है रॉकवेल, ब्रिनेल, विकर्स स्केल में इसको मेज़र किया जा सकता है। जबकि डक्टिलिटी जो है वो परसेंटेज इलोंगेशन, वो जब इससे डिफॉर्मेशन होता है और कितना इलोंगेट हुआ मटेरियल, या उसमें कितना जब इलोंगेट होगा तो उसका एरिया कम होते जाएगा, तो रिडक्शन इन एरिया, इन दोनों टर्म्स से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे डक्टाइल मटेरियल जिसके का एग्जांपल है जैसे गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड बहुत डक्टाइल होता है, आप देखें उसको आप मोड़ भी सकते हैं। इसी तरह और मटेरियल आयरन के हिसाब से जो कई डक्टाइल होते हैं, तो उनका मेजरमेंट जो होता है वो परसेंटेज डिफॉर्मेशन या रिडक्शन इन एरिया के टर्म्स में होता है। यानी जिसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डक्टिलिटी। नहीं, देखिए ऐसा है, शीट्स में तो आप आयरन को भी कर सकते हैं, लेकिन वो हार्डनेस है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी और कहाँ यूज़ हो रहा है मटेरियल उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपकी शीट होती हैं, गैल्वनाइज शीट होती है, उसमें कोटिंग कर देते हैं जिससे कोरोजन ना हो। तो ये डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए आप उस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं या उस एलॉय को यूज़ कर रहे हैं, और या उसमें डक्टिलिटी के लिए कुछ मटेरियल होते हैं जो हमें डक्टाइल मटेरियल चाहिए, तो वो एक दूसरे रिवर्स है। डक्टिलिटी और हार्डनेस एक दूसरे का रिवर्स है। जी, यदि हम आधुनिक विमानन की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो इसमें किस तरह की सामग्री का प्रयोग आधुनिक काल में किया जा रहा है? सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ एयरक्राफ्ट मटेरियल। जी, एयरक्राफ्ट वो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट वो मटेरियल सेलेक्ट होता है या उसको बनाते हैं। एयरक्राफ्ट के लिए एक तो लाइट मेटल होना चाहिए, परफेक्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, और वेरिएशन होना, जैसे एटमॉस्फेयर में वेरिएशन होता है, स्ट्रेसेस में वेरिएशन होता है जब प्लेन उड़ता है, तो उस सब को रजिस्ट करने की उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए। इसे आप उदाहरण से समझा सकेंगे? उदाहरण के लिए जैसे आपके बॉडी है वो एल्युमिनियम टाइटेनियम एलॉयज़ की बन सकती है, वो लाइट होता है, हालांकि स्ट्रेंथ कम होती है उसकी। और सबसे खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट क्वालिटी मटेरियल जो होता है डबल वैक्यूम मेल्टेड होता है, उसमें बिल्कुल इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। डॉट इम्प्योरिटी भी जो है वो बड़ी हार्मफुल होगी, क्योंकि वहीं से क्रैक इनिशिएट और प्रोपोगेट होता है। तो ये डबल वैक्यूम मेल्टेड मटेरियल्स होते हैं जो स्पेस या के लिए बनाए जाते हैं। जी, ये तो जैसे एक जहाज़ भारत से विदेशों में जाता है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक के सिवाय स्ट्रेसेस भी बदलती हैं। हाँ, टेम्परेचर, स्ट्रेसेस। सपोज करिए कैलकाटा से वो स्वीडन जा रहा है, जी, वहाँ बड़ा कोल्ड कंट्री है, तो वो यहाँ पे बड़ा मॉइस्चर और सब कुछ है, पोल्यूटेड है, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ के उसमें। तो वो उस मटेरियल को क्योंकि वो जब एयर में होगा तो डिफरेंट रेजिस्टेंस होगी, टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे, ऊपर बहुत टेम्परेचर कम होता है, तो वो मटेरियल उसी हिसाब से बनाया जाता है। तभी मैंने आपको कहा कि डबल वैक्यूम मेल्टेड मटेरियल होते हैं ये। अब जैसे लैंडिंग गियर है वो एल्युमिनियम एलॉय का नहीं होता, उसके लिए अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील चाहिए, या SI 4340 या इस तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं जो बहुत अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है, क्योंकि जब लैंड करता है तो सारी थ्रस्ट एरोप्लेन की उसी लैंडिंग गियर पे होती है, सबसे क्रूशियल पार्ट है वो। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मटेरियल सिलेक्शन होता है। इसी तरह से यदि हम स्पेस की बात करें, तो जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें अलग तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है। और उसमें जैसे मार्जिंग स्टील, वो उसमें ऐसा ना उसके जो
उसको रजिस्ट करने का, जैसे उसकी नोज़ होती है वो डिफरेंट मटेरियल की होगी जो पूरा, क्योंकि व्हेन इट विल गो एट ए वेरी फास्ट, जब बहुत फास्ट रेट से वो जाएगा तो उसमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें देखने के हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट होता है। उसमें मार्जिंग स्टील, टंगस्टन, ये सब मटेरियल यूज़ होते हैं और स्पेशल पॉलिस्टर भी यूज़ होता है उसमें। जी, लिक्विड क्रिस्टल पॉलिस्टर रेजिन यूज़ होती है जो उसको और उसकी कोटिंग से वो ज़्यादा रेजिस्टेंट बन जाते हैं। अच्छा, जो वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो रॉकेट्स आते हैं तो उसके लिए किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा घर्षण होता है। बिल्कुल, वो मैंने उसी लिए कहा ना, वो उसमें डिफरेंट मटेरियल होगा, उसमें बड़ा हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज़ होगा जिसमें हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल होगा वो तो इस तरह के मटेरियल यूज़ होंगे। जी, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। इसमें वर्तमान में क्या कुछ नए पदार्थों का पदार्पण हुआ है, नई चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? जैसे उसका जो रिम होता है उसमें एलॉय रिम्स यूज़ होते हैं आजकल के उसमें, क्योंकि वो तो जनरली ऐसा है, इतना क्रूशल नहीं है ऑटोमोबाइल का, क्योंकि उसमें तो प्लेट टाइप मटेरियल यूज़ होते हैं। जैसे बॉडी पार्ट बनेगा, ये बनेगा, इंजन्स के लिए अलग होगा, वो कास्ट मटेरियल का होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट उसको सिलेक्शन किया जाता है। जी, अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो मटेरियल्स की काफ़ी बातचीत हो रही है, इनके उपयोग पर बहुत चर्चा होती है। तो ये जो नैनो सामग्री है ये क्या है? नैनो एक्चुअली ये डिपेंड करता है उस पर जो उसका साइज़ होता है। 1 to 100 नैनो स्केल में उसको यूज़ होता है। 10⁻⁹ उसकी जो मटेरियल का साइज़ है 1 to 100 मीटर्स, नैनोमीटर्स। जी, तो थोड़ा उदाहरण देकर हमारे दर्शकों को समझाएं। ऐसा नैनो मटेरियल जो है उसकी ये कुछ भी एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि नैनो मटेरियल जो है वो बड़ा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं तो उनका जो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बड़े रिएक्टिव होते हैं। तो वो ऐसी जगह यूज़ होते हैं जहाँ ज़्यादा रिएक्टिविटी चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए। एट द सेम टाइम वो इन्वायरमेंटली हार्मफुल भी है। लेकिन वैसे जैसे आप नैनो मटेरियल को यूज़ करते हैं इसके लिए, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, उसकी मेम्ब्रेन जो होगी नैनो मेम्ब्रेन, वो आपके हैवी मेटल्स को और पोल्यूटेंट्स को, कंटेमिनेशन को वो हटा देती है। तो इस तरह के एनर्जी में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, जहाँ ये फ़ायदा है उसका। जी, आजकल जब भी हम उद्योगों की बात करते हैं, पदार्थों की बात करते हैं, तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है उसकी दृष्टि से टिकाऊ पदार्थ होना चाहिए। और बिल्कुल, जब हम मेटलर्जी की बात करते हैं तो सस्टेनेबल मेटलर्जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसकी अवधारणा क्या है? सस्टेनेबल मेटलर्जी क्या समझे एक आम दर्शक? सस्टेनेबल मेटलर्जी का मतलब होगा कि जो विद टाइम सस्टेन हो, उसकी सारी प्रॉपर्टीज सस्टेन हो, प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। वैसे जो है मेटलर्जी, ये जो सस्टेनेबिलिटी भी जो है ये भी डिपेंड करती है डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ये सब प्रॉपर्टीज अगर रिटेन होती हैं विद टाइम अंडर दो सर्कमस्टांसेस तो मटेरियल जो है सस्टेनेबल है। जी, यदि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, बहुत ही निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेल भी अब आने वाली है, तो इसके लिए किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे? एक्चुअली मटेरियल्स का ज़्यादा पर्यावरण से वैसे वो नहीं है। पर्यावरण जो डिपेंड करता है वो ज़्यादातर आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे रहता है। उसमें जैसे ग्रीनरी हो, ये सब हो, पोल्यूशन कम हो, जिसको मैंने गैस जैसे आपके व्हीकल्स हैं इसीलिए सीएनजी में आ रही हैं कि इससे पोल्यूशन कम हो, तो वो उसके फैक्टर्स कुछ अलग भी हैं। उसमें मटेरियल्स का इतना रोल नहीं है। मटेरियल्स का रोल सिर्फ इतना है कि मटेरियल सस्टेनेबल हो और वो पोल्यूट ना करे, जी, ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। जी, अब धातुओं की रिसाइकिलिंग की बात करते हैं डॉक्टर तिवारी, इससे हम क्या समझें और इसका पर्यावरण को क्या लाभ हो सकता है? हाँ, इसका ऐसा है कि हमारा बहुत मटेरियल जो होता है वेस्ट हो जाता है। मानो व्हीकल्स हैं, ये है, शीट्स हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं, इनको हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं बाय सेकेंडरी स्टील मेकिंग या इस सब से। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका मटेरियल जो है
जो वेस्ट होता है अदरवाइज उसको आप कहाँ डिस्पोज ऑफ करते, उसको दोबारा आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ है ना, रीयूज़ के लिए कर सकते हैं। ये सेकेंडरी स्टील मेकिंग या इन सब में काम आता है। लेकिन इसके नुकसान ये है कि इसमें क्या होता है, जब आप देखते हैं वेस्ट कोई आप कूड़ा वो करते हैं, जैसे साइकिल आपकी डिस्पोज ऑफ करनी है या ये इसको हम रिकवर करेंगे, इसके मेटल में पेंट और ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपका जब हीट होगा रिकवरी में तो ये आपको पोल्यूटेंट देंगी जो बहुत हार्मफुल है। जहाँ सेकेंडरी स्टील मेकिंग होती है वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो वो और वही चीज़ आपके ग्राउंड लेवल में भी जाती है, तो वो आपके नीचे भी आपको अफेक्ट करेगी, आपके हेल्थ को या और चीज़ों से। जी, जब हम धातुओं की बात करते हैं तो एक समस्या आती है, इनमें जंक लग जाता है ना? जी, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब लोग जानते हैं। तो ये जो कोरोजन की प्रक्रिया है, इसको कैसे रोका जा सकता है? अच्छा, ये तो मेरा ही वैसे टॉपिक है, मैंने इसमें बहुत काम किया हुआ है। तो कोरोजन जो है, रस्टिंग, ये उसी तरीके का है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सिंपल सा। हम हैं, अगर हमारा इन्वायरमेंट, हमारी संगत अच्छी है, इन्वायरमेंट सब लोग, तो हम हमेशा अच्छे उसमें रहेंगे। अगर हमारी संगत खराब है तो हम बिगड़ जाएंगे। उस तरह मेटल का भी होता है। एटमॉस्फेयर में जो उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, अगर वो अच्छा है, पोल्यूटेंट नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, तो मटेरियल ज़्यादा सस्टेन करेगा। मटेरियल इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट जहाँ बहुत पोल्यूटेंट्स हैं वहाँ आप देखेंगे कोरोजन ज़्यादा होगा। वो वही चीज़ है, मेटल भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे ह्यूमन बीइंग कर रहा है। इस पर आपके इन्वायरमेंट जो है वो ठीक होनी चाहिए, उसको सुधार लेंगे तो मटेरियल ठीक है। लेकिन कोरोजन जो है वो बेसिकली क्या है, इंटरेक्शन ऑफ मटेरियल विद इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, और वो ज़्यादा मॉइस्चर या इन चीज़ों में वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मेटल और इन्वायरमेंट के बीच में अगर आप कोई प्रोटेक्शन कोई वो ले आए बैरियर, तो आपका कोरोजन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है, स्टील कोरोड होगा, लेकिन जिंक जो है उससे कोट कर देते हैं, तो वो कोटिंग आपको एटमॉस्फेयर से आयरन को बचाती है। एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। इसमें देखिए, जो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मटेरियल और इन्वायरमेंट का है, तो कुछ तो हम सुधार कर सकते हैं मटेरियल में, या उसकी प्रॉपर एलॉइंग कर दी। जैसे स्टेनलेस स्टील, आपने निकल क्रोमियम डाला और उसको आपने वो रस्ट नहीं होगा स्टेनलेस स्टील आपका जो है जी। एक होता है आप जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ करें, जैसे उसमें जनरली क्या होता है, इनहिबिटर्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। या क्या होता है, तीसरी चीज़ ये होता है बिकॉज ऑफ गैल्वेनिक कोरोजन, आप उसके लिए आप उसको इलेक्ट्रोड टेंडेंसी बदल दें तो भी बच जाएगा मटेरियल। तो इसके कई चीज़ें, आप इन्वायरमेंट में या तो कुछ करें, या मटेरियल में करें, या आप उसके जो रिएक्शन होती है उसके बीच में जो है उसमें कुछ करेक्शन करें। जैसे आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है, ये होता है, ये उसको इलेक्ट्रिक चार्ज देके आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कि कहाँ आपको ईजी पड़ेगा। जी डॉक्टर तिवारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये नई अवधारणा है और इस पर बहुत चर्चा हो रही है, सबसे चर्चित विषय है ये। इसका मेटलर्जी में कैसे उपयोग हो सकता है? ये होता भी है इसका अब तो मेटलर्जी में, क्योंकि कन्वेंशनल प्रोसेसेस बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बहुत कॉस्टली हैं ये हैं। ये जो है डाटा ड्रिवन है, एआई जो है डाटा ड्रिवन है। इसको आप अगर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कर दें तो यू कैन फाइंड आउट वेरी गुड सॉल्यूशंस। अब इसे कैसे यूज़ करते हैं ये डिपेंड करेगा आपका किस चीज़ को करना है, क्या करना है, उस पर और पैरामीटर्स को कंट्रोल करके करना पड़ेगा। जी, यदि हम भारत की बात करें तो प्राचीन काल में हमारा जो धातु विज्ञान था बहुत ही उन्नत था। इसके कुछ प्रमाण हैं जिनके बारे में आप चर्चा करें। जी, इसके बारे में काफ़ी कुछ है। जैसे मैं तो आपको करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, दैट इज़ 3300 से 1300 BC बिफोर क्राइस्ट जो था एरिया टाइम, उसमें आप यूज़ करते थे ज़्यादातर ये ब्रास ब्रॉन्ज इसके चीज़ें यूज़ होती थी, वो आर्टिफैक्ट्स की तरह यूज़ किया जाता था। लेकिन अब जो है इसको उसके बाद जैसे आपका आयरन पिलर है दिल्ली का, उसे वो कहते हैं रस्ट नहीं होता, उसकी भी अलग टेक्नोलॉजी है। वो रॉट आयरन है विद हाई फॉस्फोरस कंटेंट, और वो फोर्ज्ड टेक्निक से, फोर्जिंग से बनाया गया है।
तो उसमें वो प्रॉपर्टी आ गई है, वो लेयर वाइज है, तो उसमें कोरोजन जी जी, ये दिल्ली का जो लॉ स्तंभ है, हज़ारों साल खुले बहुत वातावरण हज़ार, में होने के बाद भी उसमें जंग नहीं लगा। कुछ नहीं होता। जी। प्राचीन भारत की बात करें तो वुड स्टील का भी प्रयोग होता Yes, था। yes. इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। वुड स्टील इज़ नथिंग बट हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन एलॉय। ये 1 से 1.6% कार्बन करीब यूज़ होता है, और इसको किसी प्रोटेक्टिव क्रूसिबल में ही बनाया जाता है। और इसके पुरानी ये करीब 6th सेंचुरी में ये काफ़ी यूज़ होता था वुड स्टील। और इसका एग्ज़ाम्पल है जैसे स्वॉर्ड्स और ये सब जो आप देखेंगे पुराने ज़माने की दिखाई जाती हैं, कई जगह आप जाते हैं म्यूज़ियम में, वो सब इसी की बनी हुई हैं, इस मटेरियल की। जी डॉक्टर तिवारी, जब हम प्राचीन धातु कर्म परंपराओं की बात करते हैं तो इससे हमारे जो वर्तमान में वैज्ञानिक है क्या कुछ सीख सकते हैं कि उस दौर में इतना उन्नत था हमारा धातु कर्म? नहीं, अब तो, और अब देखिए उस ज़माने के हिसाब से अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है हम लोग। ऐसा नहीं है कि पुराने से वो सब चला आया है, लेकिन पुराने ज़माने में होता था। आजकल ऐसा है क्योंकि डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़, उस पुराने ज़माने में सिर्फ लड़ाई और इन सब में स्वॉर्ड्स और ये सब यूज़ होते थे, या डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता था, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब। आजकल जो है वो डिफरेंट स्पेस टेक्नोलॉजी है, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सब है। इसके अब इसकी रिक्वायरमेंट जो है बदल गई है, पूरा जो है हम लोग का रिक्वायरमेंट बदल गई है। उस हिसाब से पुराने उसके ही चला आ रहा है, लेकिन अब जो है हम लोग बहुत एडवांस स्टेज में हैं। हर रोज़ कई नए नए मटेरियल्स डेवलप हो रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो आप अपने हिसाब से आजकल हम मटेरियल को बना सकते हैं, जिस रिक्वायरमेंट का हमें है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। और बहुत रिसर्च चल रही है इसमें, रोज़ नए नए अलॉयज़ डेवलप हो रहे हैं। जी, आपका 42 वर्षों का अध्ययन अध्यापन का लंबा अनुभव है, तो क्या आपको लगता है कि जो आज का वर्तमान का जो विद्यार्थी है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसकी रुचि जगाई जा सकती है मटेरियल साइंस के प्रति? बिल्कुल जगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होना स्कूल्स में। अगर राइट फ्रॉम द स्कूल अगर आप इस तरह की चीज़ आजकल हो रहे हैं, जो आजकल बड़े एडवांस अच्छे स्कूल्स हैं, उनमें यही चीज़ होता है, बच्चे का जो टैलेंट है उसको उभारा जाता है, उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। अब वो स्कूल बुकिश नॉलेज का इतना ज़्यादा नहीं है, होता है, देखिए वो उसकी भी ज़रूरत है, लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आजकल जो के ज़माने में हमारे जो हम तो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या स्कूल्स में राइट फ्रॉम स्कूल आप बच्चों को उसी तरह से अगर इनर्जाइज करें तो नेचुरली उसका एक बहुत अच्छा असर होगा। जी डॉक्टर तिवारी, भारत सरकार का लक्ष्य है और हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इस दिशा में मटेरियल साइंस की क्या उपयोगिता आपको नज़र आती है और ये किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? इसकी देखिए मटेरियल साइंस की शुरू से ही बहुत अच्छी वैसी भूमिका रही है, इम्पोर्टेंट। और दिन पे दिन आप देखते हैं नए नए मटेरियल्स बन रहे हैं, नए नए यूटिलिटी आइटम्स आ रहे हैं। आप देखते हैं डिज़ाइन वाइज भी, आप देखें किसी भी आप बड़े स्टोर में जाएं तो आप वहाँ जाके चौंक जाते हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। ये सब हमारे उसी डेवलपमेंट का नतीजा है। और अब तो ऐसा है कि कंप्यूटर्स का ज़माना है, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, तो हमें बहुत इजीली वी कैन प्रोग्रेस जी बाय टेकिंग इट्स हेल्प। तो क्या सलाह आप देंगे इसके लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं? एक तो फोकस रहें, जो भी कुछ काम करें वो फोकस्ड काम होना चाहिए। अगर आप 4 जगह अपना दिमाग डिवाइड कर देंगे तो आप चारों जगह नहीं कर पाएंगे प्रोग्रेस। तो आपका फोकस होना चाहिए। अगर मेटलर्जी के लिए तो आपको ज़रा कॉमन सेंस होना चाहिए। देखिए टैलेंट हर बच्चे में होता है। अब हमारे टीचर और पेरेंट्स का ये वो है कि वो अपने बच्चे का टैलेंट को उभारें, उसे सप्रेस ना होने दें। अगर आपको कोई चॉइस है, अब मैं ये नहीं कहता मेटलर्जी में ही करें, आप किसी चीज़ में भी करें, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं। आपका अगर बड़ा वो है, क्या कहते हैं, आप कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे हैं, उस तरह से आप किसी तरह का नहीं करते। आपको शुरू से ही सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है। जो आपने सोच लिया उसमें आप बिल्कुल फोकस रहें तो आप ज़रूर तरक्की करेंगे। जी
विज्ञान और विरासत, इसका सम्मिश्रण जो है, इसका जो मिक्सचर है, वो किस तरह से नई पीढ़ी को आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ें? हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है वो भी कम उन्नत नहीं था, और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसी परंपरा को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी बड़े फास्ट रेट में मूव कर रही है। उसी रेट में अगर हम अपना लगाएं तो नेचुरली हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। डॉक्टर विनय कुमार तिवारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आज की इस सारगर्भित चर्चा में हमने जाना कि धातु कर्म और पदार्थ विज्ञान किस प्रकार आधुनिक जीवन की रीढ़ बन चुका है, चाहे वो बुनियादी ढांचा हो, रक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाएं या भविष्य की उन्नत तकनीकें। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विनय तिवारी द्वारा साझा किए गए विचारों से स्पष्ट होता है कि निरंतर शोध, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। इसी आशा के साथ कि ये चर्चा विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और सामान्य दर्शकों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगी, हम अपने अतिथि का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सभी दर्शकों का आभार और नमस्कार।